हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम आप सभी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए एक और नया चैप्टर लाए आपकी हिंदी ए बुक का, दैट इज भेड़े और भेड़िए। किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यंग रचनाकार है। इनकी गणना किसमें की जाती है? हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग रचनाकारों में की जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जंगल की कहानी है, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे। इसको तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे। भेड़े और भेड़िए जो हमारी कहानी है, लाइन टू लाइन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। और साथ ही साथ ये कहानी जो है वो सिर्फ जंगल के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक उद्देश्य है इस कहानी को लिखने का, जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार लेखक परिचय को समझेंगे। ठीक है, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। ठीक है, आपकी स्टडीज से रिलेटेड। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपने व्यूज़ जरूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो दोस्तों शुरू करते हैं लेखक परिचय से। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्य विधा को नया रूप और नया आयाम देने वाले हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये ध्यान रखना है। ठीक है, गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए थे। मात्र 18 वर्ष की उम्र में हरिशंकर परसाई ने जंगल विभाग में नौकरी की। जंगल विभाग यानी जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो मात्र 18 वर्ष की उम्र से ही उन्हें नौकरी उन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, और गांव से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया था। फिर वो कहाँ चले गए थे? नागपुर में। ठीक है, पिता की बीमारी के कारण परिवार की आजीविका के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। पिता बीमार थे और परिवार में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको चलाने के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी थी। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के बाद उन्होंने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन को अपना लिया। इन्हें लेखन कार्य में बड़ा शौक था, लिखने का इन्हें बड़ा शौक था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी नौकरी को छोड़ दिया और इन्होंने अपनी स्वतंत्र लेखन कार्य को शुरू किया। इन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक है, जबलपुर में रहते हुए वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादक शुरू किया। आर्थिक हानि उठाने के कारण उन्हें वसुधा का प्रकाशन बंद करना पड़ा, तो इनका एक न्यूज़पेपर भी इन्होंने निकाला था। ठीक है, वसुधा नाम से, ध्यान रखना, वसुधा नाम से। लेकिन इनका प्रकाशन उन्होंने शुरू किया, लेकिन क्योंकि इन्हें आर्थिक हानि हुई, इसका प्रकाशन क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी ना केवल सिर्फ लेखककार है, बल्कि साथ ही साथ निबंधकार भी है, कहानी संग्रह यानी कि कहानीकार भी है, कवि। ठीक है, उपन्यासकार भी है और भी बहुत कुछ। तो देखते हैं, परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। अब हम कुछ देखेंगे कहानियों के नाम, यानी इनके कहानी संग्रह है जो कि इन्होंने लिखे हैं कहानियां, उनके बारे में। जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये क्या है? ये दोनों के दोनों कहानी संग्रह है। ठीक है, उनके बाद इनके उपन्यास भी है, जैसे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये क्या है? इनके उपन्यास। उसके बाद फिर इनके निबंध भी है जो उन्होंने लिखे हैं, उसको भी देख लो। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ये क्या है? निबंध संग्रह है इनके। वैष्णव को फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते जो है ना, ये पाठ आपके CBSE बोर्ड में है और ये बहुत ही अच्छा पाठ है, ये मैंने भी पढ़ा था। तो ये इनके व्यंग लेखन है सारे, इसमें व्यंग करते हुए इन्होंने लिखा है। ठीक है, माटी कहे कुम्हार से, आवरा भीड़ के खतरे, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, ये सब इनके व्यंग्य लेख है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा व्यंग्य क्या होता है। व्यंग्य का मतलब होता है ताना मारना या टीस मारना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये समझ आता है सेकंड पैराग्राफ में हमारे कि वो लेखक के साथ साथ एक कहानीकार भी है। ठीक है, वो एक निबंधकार भी है, व्यंग्यकार तो है ही है, बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, और साथ ही साथ वे उपन्यासकार भी है। ठीक है, तो बहुत सारे उनके लेखक कार्य हैं। आगे देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, ये आप नाम ध्यान रखेंगे, इनका एक लेख कार्य है जिसके कारण इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सहज एवं सरल भाषा में, यानी ईजी लैंग्वेज में, सरल जो भाषा होती है हिंदी की, उसमें उन्होंने समाज की विसंगतियों को और कुरीतियों पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से चुटीला प्रहार परसाई जी की अन्यतम विशेषता है। इनकी अन्यतम विशेषता यानी
जो इनके लेखों में आपको देखने को मिलेंगी वो क्या है कि ये अपनी सरल भाषा से, अपने सहज भाषा से जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी बुरे काम होते हैं, उन सबको दिखाया है। ठीक है, और वो भी कैसे? व्यंग्य के माध्यम से। वे खंडवा में 6 माह तक, यानी 6 मास के लिए, 6 महीने के लिए बतौर अध्यापक भी नियुक्त हुए थे। तत्पश्चात स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। इसी क्रम में उन्होंने जबलपुर से साहित्य पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। हरिशंकर परसाई की गणना हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाकारों में होती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हरिशंकर परसाई की गणना, उनको किस में माना जाता है? हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाकारों में माना जाता है। ठीक, अवसरवादिता, चुनाव व्यवस्था, राजनीतिक दावपेच, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, धर्म, शिक्षा, सबसे आगे निकलने की होड़, भाई भतीजावाद आदि उनके प्रमुख विषय रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी। विकलांग श्रद्धा का दौर, 2 नाक वाले लोग, आध्यात्मिक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में परसाई जी की मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। ठीक है, अब पाठ शुरू करने से पहले आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भेड़े कौन होते हैं, भेड़िए कौन होते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं बट दोनों डिफरेंट है, दोनों की मात्राएं अलग है और दोनों है भी डिफरेंट। ठीक है, और साथ ही साथ हम सियार को भी देखेंगे। सियार जो कि हम पढ़ेंगे अभी, हमारे कहानी में आगे आपने देखा होगा सियार के बारे में बात की गई है। तो सियार कौन है? ठीक है, इन तीनों को हम समझते हैं कौन कौन से एनिमल है, ये इंग्लिश में क्या मतलब है इनका, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये वाला एनिमल है। ठीक है, तो और अच्छे से इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, भेड़े जो होती है वो आपकी होती है शीप। शीप तो आप जानते ही है, जो कि हमें वुल देती है, जिससे कि हम अपने वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। तो ये जो शीप होती है क्या होती है? हर्बीवोरस होती है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाती है। ठीक है, और वहीं पर जो भेड़िए है, ये भेड़िए क्या है? ये कार्निवोरस एनिमल है, ये मांसाहारी है। और ये दूसरे जो जंगल में जानवर रहते हैं मासूम जैसे कि डियर हो गया, शीप हो गई, यही भेड़े, इन सब का शिकार करती है और फिर उसको खाती है, उसके मांस को। ठीक है, तो ये एक डॉग की ही प्रजाति की होती है। डॉग तो खैर नहीं है, डॉग की ही एक प्रजाति जैसी है, मतलब डॉग जैसी दिखती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जानवर जंगली है तो ये जंगली होते हैं। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये क्या है? मांसाहारी है, शिकार करके खाते हैं। अच्छा, भेड़िए जो आपकी वुल्फ्स होती है। ठीक है, फिर है सियार। सियार यानी जैकल। जैकल नाम सुना है? तो ये जैकल, ये होते हैं बड़े ही चालाक, क्लेवर माइंड। ठीक है, सियार क्या करते हैं ना, हमेशा भेड़ियों के आसपास मंडराते रहते हैं। भेड़िए अगर झुंड में है तो सियार उनके पीछे पीछे उन्हीं के आसपास रहेंगे। क्यों? क्योंकि भेड़िए जब भी शिकार करते हैं तो खाते हैं। वो खाने के बाद जो बची कुची हड्डी पड़ी रहती है ना, बाद में उस हड्डियों को ये खाते हैं। फिर जो उसमें थोड़ा बहुत मांस लगा होता है उसको फिर ये सियार लोग खाते हैं। जब भेड़िए साइड हो जाते चले जाते हैं तो सियार फिर आते हैं और उन बची कुची हड्डियों को फिर खाते हैं। तो ये है सियार। अब देखो, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हरिशंकर परसाई जो है श्रेष्ठ व्यंग्यकार है। तो ये अपनी कहानियों में अपने जो भी लेख है उसको व्यंग्य करते हुए, समाज के ऊपर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं। तो ये जो कहानी हम पढ़ने वाले जंगल की कहानी, इसमें भी उन्होंने हमारा जो समाज है उसके ऊपर व्यंग्य कसते हुए उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भेड़े किसका प्रतीक है समाज में, भेड़िए किसका प्रतीक है समाज में, और सियार किसका प्रतीक है समाज में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान ज़रूर अच्छे से रखना। देखो, नोट डाउन कर लो कहीं पे भी आप। भेड़े किसका प्रतीक है? भेड़े आपकी आम जनता का प्रतीक है, यानी जो सामान्य जनता है, जो लोग हैं देश में, जो लोग रहते हैं ना, वो भेड़े हैं। ठीक है, मासूम, बहुत ही जल्दी से किसी के भी बातों में आ जाते हैं। तो ये है भेड़े। और भेड़िए कौन है? भेड़िए आपके चालाक लोग हैं। भेड़िए आपके भ्रष्ट नेता है। जो समाज में हमारे जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें जो भ्रष्ट नेतागण लोग हैं ना, वो लोगों को भेड़िए का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, जो हमेशा क्या करते हैं? आम जनता को, भोली भाली जनता को ठगते हैं, ठगने का काम करते हैं। और उनके पीछे हमेशा कौन होते हैं? चापलूस लोग, जो चापलूसी करते हैं हमेशा। और उनको किसका प्रतीक बताया गया उन चापलूस लोगों को? सियार का। अभी जो हम सियार पढ़ेंगे ना, तो सियार किसका प्रतीक है समाज में? चापलूस लोगों का। तो इस दुनिया में चापलूस लोग भी भरे पड़े हैं। तो सियार उन चापलूस लोगों का प्रतीक है जो कि भेड़ियों के, यानी कि जो नेतागण लोग हैं उसकी हमेशा चापलूसी करते रहते हैं, उन्हीं के आगे पीछे मंडराते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इस कहानी में भेड़ों को जनता और भेड़ियों को चालाक नेताओं का प्रतीक बनाया गया है।
कहानी में भेड़ें आम जनता की तरह हमेशा अपने नेताओं पर क्या कर लेते, भरोसा कर लेती है और अंत में ठगी जाती है, धोखा उन्हें मिलता है। यानी कि मान लो जो हमारे चला आता है देश में, हमारे यहाँ लोकतंत्र है यानी डेमोक्रेसी है। हम लोग क्या करते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। हम नेता इसलिए चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इसलिए चुनते हैं ताकि वो एक अच्छा सरकार लाए, एक अच्छी सरकार बने और वो क्या करे, हमारे लिए डिसीजन ले, रूल्स लाए। और वो जो डिसीजन और रूल्स वो लाएगी जिससे कि हमारा भला हो, हमारे समाज का भला हो, हम लोगों का भला हो, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर क्या करते हैं, जब वोट का समय आता है तो यही नेतागण लोग क्या करते हैं, इनके पीछे जो चापलूस लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन जैसे ही वोट खत्म हो जाते हैं और हम इनको वोट दे देते हैं, ये विश्वास करके इनके ऊपर कि ये हमारी मदद करेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक शहर है, वहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। तो लोग अब क्या करना चाह रहे हैं, पानी की सिस्टम जो है करवाना चाह रहे हैं। वो खुद तो नहीं कर सकते उस शहर में, किसके द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो वो ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो कि क्या करे, वहाँ का जो एरिया है वहाँ के पानी का जो व्यवस्था है उसको सही करे, ठीक है। अब जो सरकार आएगी, वो जो लोग थे, जो नेतागण लोग थे, सारे नेताएं थे, चापलूस लोग थे, ये लोग बहुत अच्छे से क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं और घर घर जाके जो है लोगों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप हमें अपना वोट दें, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ का पानी की व्यवस्था को ठीक करेंगे। जैसे आप हमें वोट देंगे, हम जीतेंगे तो हम आपका यहाँ का जो परेशानी है, दिक्कत है, उसको ठीक करेंगे। लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं उन पर। लोग सोचते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, शायद ये अच्छे हैं, ये हमें हमारी मुसीबत को दूर करेंगे, और क्या करते हैं, वोट दे देते हैं। और फिर वो जो नेता है वो जीत भी जाता है। अब उसके पास पावर आ गई तो वो क्या करेंगे, अब आराम से बैठ जाएंगे निश्चित होकर, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर और वहाँ का जो शहर था उसको फिर भूल जाते हैं कि वहाँ पे भी काम करवाना था। तो वो फिर पड़ा ही रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं कि कब होगा कब होगा, और होता भी नहीं है। या फिर अगर होता भी है तो बड़े ही लेट में होता है, और जैसा भी होता है तो बहुत ख़राब तरीके से किया जाता है काम को। तो यही है, ये जो भ्रष्ट नेता लोग हैं, ये लोग लोगों को ठगने का काम करते हैं। पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर नहीं करते उस काम को, ठीक है। तो वैसे ही हम देखेंगे पाठ में भेड़े और भेड़िए, जिसमें हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि जिस तरीके से हमारे समाज में ये सब चीज़ें होती आ रही है ना, ठीक वैसे ही उन्होंने जंगल के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश की है। यानी व्यंग्य कसा है हमारे समाज के ऊपर, इन नेतागणों लोगों के ऊपर, ठीक। ये जो नेतागण लोग होते हैं क्या करते हैं, ढोंग करते हैं, छल कपट करते हैं लोगों के साथ, हम भोली भाली जनताओं के साथ। और हमेशा हम जनता क्या होती है, हमारी जनता जो आम जनता है वो हमेशा धोखा खाती है। इस कहानी के जरिए लेखक ने आज की राजनीति पर करारा व्यंग किया है, ठीक। तो पाठ का मूल उद्देश्य यही है दोस्तों, जंगल के माध्यम से, जंगल के पशु पक्षियों के माध्यम से यहाँ पे हमें हमारे समाज के बारे में दिखाया गया है कि हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज के लोग कैसे। तो अब कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि कहानी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके पैरेलल मतलब ये जो हमारा उद्देश्य है कहानी का, ये भी पूछा जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो एक बार की बात है दोस्तों, हम उस कहानी में है जिस कहानी में एक वन है, एक जंगल है, एक ऐसा जंगल जहाँ पे जो पशुएं हैं, जो एनिमल्स है, वो इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से इंसानों का समाज सिविलाइज्ड हुआ था और डेवलप हुआ था, ठीक उसी तरीके से पशुओं का एक समाज है। और उस समाज में, उस वन प्रदेश में, वहाँ के जो पशु है वो इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके, इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें किसकी ज़रूरत है, एक अच्छी शासन व्यवस्था की ज़रूरत है। शासन व्यवस्था का मतलब होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस हो, सभी पशु पक्षी क्या करें, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, जिससे क्या हो, हर जगह शांति हो, ठीक है। हर जगह जिस तरीके से इंसानों की दुनिया में होता है, इंसानों के समाज में होता है, हर जगह इक्वालिटी होती है, जस्टिस होता है, ठीक वैसा ही टाइप का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो लोग चाहते हैं, ठीक। सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, और सभी पशु पक्षियों ने यह तय किया, सभी ने मिलकर सहमति दी कि वन प्रदेश जो है, उनका जो जंगल है, उसमें प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र मीन्स लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेसी की स्थापना हो, डेमोक्रेसी को लाया जाए उनके वन प्रदेश में। डेमोक्रेसी आप जानते हैं एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। पशु समाज में ये बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे प्रजातंत्र को लाया जाएगा, नियम कानूनों को लाया जाएगा, सरकार लाई जाएगी लोगों के द्वारा। तो ये क्या है, एक रेवोल्यूशन ही तो है, ठीक है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हर्ष की लहर दौड़ गई मतलब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। सभी लोग मीन्स सभी जंगल के जो वासी थे,
निवासी थे, मतलब जंगल के जो जानवर लोग थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उन्हें अब लगने लगा कि अब आएगी हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ, समृद्धि, हमारा डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, हमारी समृद्धि होगी, ठीक है, और सुरक्षा। साथ ही साथ हम सेफ भी रह पाएंगे। हम सभी जंगल वासियों के लिए क्या होगी, सुरक्षा की बात होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जंगल में क्या होता है, जो कमज़ोर जानवर होते हैं उन पे हमेशा अत्याचार होता है, उनका शिकार किया जाता है बड़े जानवरों के द्वारा, खूंखार जानवरों के द्वारा, है ना। लेकिन अब जब ये प्रजातंत्र की स्थापना की जाएगी तो क्या होगा, सभी जानवरों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्हें लगा कि अब क्या आएगा, हमारा गोल्डन एज आएगा। स्वर्ण युग मीन्स गोल्डन एज, ठीक है। स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड। स्वर्ण युग कैसे आएगा, तो जब सभी जगह सब इक्वली रहेंगे, किसी को अपने मरने की टेंशन नहीं होगी, कोई किसी का शिकार नहीं करेगा, सभी लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, प्यार के साथ रहेंगे, ठीक है, हर जगह शांति होगी, तो वो जो चीज़ होती है वही तो गोल्डन एज होता है। जिन वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे है, मतलब जिस वन प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जिस वन प्रदेश के अंदर हमारी कहानी है, उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायती नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु, जो घास सबको भी फूंक फूंक कर खाता है। यानी कि जिस वन प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उस वन प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन थी, भेड़े। भेड़े मैंने आपको बताया था पाठ के पहले, भेड़े कौन होती है, शीप, ठीक है। तो जो शीप थी ना, ये तो हमारे जंगल में बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इनका जो पॉपुलेशन था ना, इनकी जो जनसंख्या थी बहुत ज्यादा थी, और इनका जो रूप है वो कैसा है, तो ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जरूर याद कर लेना। जो हमारे जिस वन प्रदेश की हम बात कर रहे हैं उसमें भेड़े जो थी, उनका हमें फीचर्स ध्यान रखना है, ठीक है। कैसी थी, तो निहायती नेक, बहुत ज़्यादा अच्छी, ईमानदार, कोमल, क्योंकि मुलायम मुलायम उनके बाल है ना, तो कोमल थी, बहुत ज़्यादा विनयी थी, दयालु थी, निर्दोष पशु, यानी किसी भी दूसरे पशुओं को इन्होंने कभी भी ना तो शिकार किया था और ना ही तो कभी उनको परेशान किया था, तो वो बिल्कुल ही निर्दोष है। जो घास को भी फूक फूक कर खाती थी। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। देखो, भेड़ों ने यानी शीप जो थे, अब जब वो जंगल में रह रहे हैं, है ना, तो उन्हें हमेशा डर डर के रहना पड़ता था कि पता नहीं कब कोई खूंखार जानवर उनका शिकार कर ले, उन्हें मारकर खा जाए या उनके परिवार को मार के खा जाए, तो हमेशा डर डर के सताए हुए वो रहते थे। लेकिन अब जब उन्हें ये बात पता चली कि हमारे जो वन प्रदेश जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे प्रजातंत्र आएगी, डेमोक्रेसी आएगी, इसका मतलब हम अपने प्रतिनिधि से, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिस सरकार बनेगी उससे क्या बनवाएंगे, नियम कानून बनवाएंगे, और ऐसा नियम कानून बनवाएंगे जिसमें कोई भी जीवधारी यानी कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को ना ही तो मारे और ना ही तो उसे परेशान करे, सब जिए और जीने दे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, इससे हमारा जो वन प्रदेश है उसमें आएगी शांति यानी पीस, स्नेह यानी प्यार, और बंधुत्व यानी जो ब्रदरहुड की भावना है, भाईचारा है, वो आएगा, और सहयोग पर यानी कि एक दूसरे की मदद से हमारा जो समाज है वो आधारित होगा, हमारा समाज बनेगा, ठीक है। हमारा जो पशु समाज है वो बनेगा, हमारे पशु समाज में शांति होगी, हर जगह प्यार होगा, हर जगह भाईचारा होगा, और हर लोग, मतलब जो हर जानवर है, पशु पक्षी है, वो एक दूसरे की मदद करके हमारे जो समाज है उसको और ज़्यादा विकसित करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम भेड़े अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और उनसे कानून बनाने को बोलेंगे। ऐसा कानून बनवाएंगे जिसमें कोई भी जीवधारी यानी कि कोई भी जानवर ना ही तो किसी को मारेगा और ना ही तो किसी को सताएगा, सब जिएंगे भी और जीने भी देंगे, ठीक। तो दोस्तों, इस कानून से, इस प्रजातंत्र से भेड़े तो बहुत ज़्यादा खुश थी, भेड़े बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन यहाँ पर भेड़ियों का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था ये सुन के, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे। भेड़ियों यानी वुल्फ, ठीक है। देखो, इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया, भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे, तो हम खाएंगे क्या, क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा। अब भेड़ियों को तो आप जानते ही हो, खूंखार जानवर है ना, मांसाहारी है, तो ये तो दूसरे जानवरों को मारकर ही खा पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी और उन्हें ये बात पता है कि जो भेड़े हैं यानी जो शीप है, इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इनका जो पॉपुलेशन है, इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, तो जब कोई कानून बनेगा तो उसमें बहुमत भी किसकी होगी, इन भेड़ों की। और ये जो भेड़िए है ना, ये जो वुल्फ है, इनकी बहुमत कम है, ये नंबर में इनकी जो संख्या है वो कम है वन प्रदेश में, तो इसके कारण इनकी बहुमत तो होगी ही नहीं।
तो जब इनकी बहुमत होगी ही नहीं तो मतलब ये लोग हार जाएंगे और ये लोग जीत जाएंगे। और जैसा कि ये लोग भेड़ें जो है जीत जाएंगी तो वो लोग नया कानून क्या बनवाएंगी कि कोई भी पशु किसी को नहीं मारेगा और ना ही तो खाएगा। तो इससे क्या होगा भाई, इससे संकट काल किसका आया, इससे संकट काल आया भेड़ियों का। क्योंकि इस प्रजातंत्र से भेड़ों को तो बहुत ज़्यादा जो है उनका अच्छा होगा, भेड़ें तो बल्कि बच जाएंगी, उनकी जानें बच जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से। लेकिन जो भेड़िए हैं वो बेचारे क्या खाएंगे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो मांसाहारी है, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि अब हम खाएंगे क्या, क्या अब हमें भी घास चढ़ना पड़ेगा ठीक उसी तरीके से जैसे भेड़ें घास चढ़ती है, ठीक है। यानी कि अब उन्हें भी सीखना पड़ेगा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, बचपन से तो वो दूसरे जानवरों को मार के खा रही है। अब जब यहाँ पे ऐसा नियम बन जाएगा कि कोई भी जानवर दूसरे को ना मारे तो फिर हम खाएंगे कैसे, हमें भी फिर घास खाना सीखना पड़ेगा या तो यहाँ से चले जाना पड़ेगा। तो ये बड़े संकट में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक। ज्यों जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, ज्यों जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। तो देखे जैसे जैसे चुनाव आगे आ रहे हैं, यानी कि अब मतदान होगा जिसमें सभी लोग अपनी मत देंगे, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, कौन सा नियम बनना चाहिए। तो जैसे जैसे चुनाव आगे आ रहा है ठीक उसी तरीके से भेड़ें जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि भाई अब हमारा जो है नियम बनेगा, ठीक है। और जैसे जैसे समीप आ रहा है चुनाव वैसे वैसे जो भेड़िए हैं वो तो भाई डर के मारे कांप उठे हैं, उनका दिल बैठता जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा, अब हम खाना कैसे खाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमारे कहानी में एंट्री होती है दोस्तों सियार की, यानी कि जैकल, जो कि बहुत ही चालाक होता है। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अब यहाँ पे जो बूढ़ा सियार था, जंगल में एक बूढ़ा सियार रहता था, तो वह भेड़िए के पास गया और उससे पूछने लगा कि मालिक आपको क्या हो गया, आजकल आप बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे, क्या बात है। देखो यहाँ पे सियार जो था, बूढ़ा सियार, वो भी जंगल में रहता है और जब जंगल में इस तरीके की बातचीत हुई है प्रजातंत्र की, ऐसे नियम कानून बनेंगे तो उसे ये बात बहुत बखूबी पता है। लेकिन फिर भी वो भेड़िए के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे मानो उसे कुछ पता ही ना हो, ठीक है। तो ये जो है ना सियार लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ये लोग ऐसा ढोंग करते हैं जैसे मानो इन्हें कुछ ना पता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें पता होता है। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियाँ चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सियार के बारे में, ठीक है। तो सियार के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अच्छे से। तो जो ये सियार लोग हैं ये कैसे होते हैं, तो देखो भाई जो भेड़िए होते हैं ना, भेड़ियों के आसपास हमेशा आपको 2-4 सियार तो दिख ही जाएंगे, 2-3-4-5 सियार हमेशा घूमते हुए दिखेंगे। ये जब भी क्या होता है ना, सियार लोग क्यों घूमते हैं भेड़ियों के आसपास, क्योंकि जब भी भेड़िए लोग अपना शिकार करते हैं और अपना भोजन करते हैं तो उसके बाद फिर हड्डियाँ फेंक के चले जाते हैं, तो जो हड्डियाँ फिर बच जाती है उसमें थोड़ा बहुत बचा कुचा मांस जो बच जाता है, ये सियार लोग उससे अपना भोजन करते हैं, उसको कुतर कुतर कर खाते हैं और फिर हड्डियों को चूसते रहते हैं। और ये हमेशा भेड़ियों के पीछे क्या करते रहते हैं, दुम हिलाते रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके मतलब कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त हुआ हुआ कर कर चिल्लाते रहते हैं। यानी कि ये किस तरीके से बोलते हैं, हुआ हुआ करके, ठीक है। और ऐसा करके जो है क्या करते हैं, इसकी जय बोलते हैं भेड़ियों की, क्योंकि भेड़िया आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खूंखार जानवर होता है, ठीक है। तो सियार क्या करते हैं, इसकी चमचागिरी करते रहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि भेड़ियों के वजह से ही इनको जो है थोड़ा बहुत खाना इनका मिलता है। भेड़िया जब शिकार करके अपना खाना छोड़कर चले जाते हैं हड्डियों को, इन्हीं हड्डियों से तो उनका पेट भरता है ना। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उसकी जय जय बोलते रहते हैं। तो आगे देखो क्या होता है, सियार क्या बोलता है भेड़िए से। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं। यानी महाराज आप इतने ज्यादा दुखी क्यों हैं, मुखचंद्र माने आपका जो फेस है, आपका जो मुंह है, तो उसमें इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है। चिंता के मेघ यानी बहुत ज़्यादा जो भेड़िया है ना बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि अब उसका कैसे ज़िंदगी चलेगा, ठीक है, कैसे खाएगा, बिना खाए तो मर जाएगा ना, तो किस तरीके से क्या सब होगा, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। खैर भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोड़कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। दांत निपोड़कर बोलना मतलब दांत को ऐसा ये चबाकर बोलने लगा कि हम क्या जाने महाराज,
आप ही हमारे माई बाप है, यानी आप ही हमारे माता है, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारी सरकार है, हम आप ही को जानते हैं। और जैसा कि आप ही हमें देते और हम आपका ही दिया हुआ खाते तो हम आप ही के गुणगान करते हैं, हम फिर किसी और को क्या। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। तो यहाँ देखो, भेड़िए ने उससे कहा कि अब तो ऐसा समय आ चुका है, यानी प्रजातंत्र आने वाली है पशु समाज में, तो अब तो हड्डियां भी चूसने को नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि जब शिकार ही नहीं कर पाओगे तो हड्डियां क्या खाओगे। सियार तो ये सभी कुछ जानता था, उसे सब बात पता थी ये सब, लेकिन फिर भी वो ऐसा नाटक कर रहा था, ऐसा ढोंग कर रहा था उसके सामने जैसे मानो उसे कुछ भी ना पता हो। और ये तो उसका एक मतलब कला है उसकी, ये वो ऐसा ही करता है। ठीक है, अगर सियार ऐसा ना करता होता, ऐसा नाटक ऐसा ढोंग ना करता होता, तो सियार क्या शेर नहीं बन जाता फिर। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाए भी कहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे भेड़िए ने सियार को वन प्रदेश में जो पंचायत के दौरान जो चुनाव होगा उसके बारे में विस्तार से पूरा उसे समझाया। वैसे तो सब कुछ जानता था, भेड़िया जो था वो सब कुछ बता रहा था सियार को, लेकिन सियार सब कुछ जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ढोंग कर रहा था, तो भेड़िए को लगा नहीं पता होगा, तो वो सारी बात उसको बताता है। और वो कहता है कि चुनाव अब पास आता जा रहा है, चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, या तो अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा या तो कुछ और हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अब कोई चारा भी तो नहीं है, जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। दोस्तों यहाँ पे ये सरकार लिखा है ना, ये मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, आप लोग इसको सर्कस कर लेना। ठीक है, तो ये सर्कस लिखा हुआ है। सर्कस पता है ना आप लोगों को, सर्कस क्या होता है। सर्कस में जहाँ पे अलग अलग जानवरों को जो है खेल करतब दिखाए जाते हैं, जोकर वगैरह के करतब होते हैं। तो सियार कहता है कि मालिक आप कहाँ जाएंगे, आप सर्कस चले जाइए, सर्कस में जाके भर्ती हो जाइए, तो वहाँ पे आप सर्कस में रहोगे और आपको खाने को भी मिल जाएगा टाइम पे। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। भेड़िए ने क्या जवाब दिया कि सर्कस में तो लॉयन और रीछ, रीछ माने बियर, ठीक है, भालू, तो वहां तो शेर और भालू को तो ले लेंगे वहां पे, लेकिन हम तो इतने बदनाम ठहरे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब हम इतने ज्यादा बदनाम हैं कि हमें वहां पे कोई नहीं पूछता, हमें वहां पे कोई नहीं रखता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायबगढ़ में चले जाइए। सियार ने फिर सोचा कि अच्छा अगर आप सर्कस नहीं जा सकते तो कहाँ जा सकते हैं, तो ये सोच के फिर उसने बोला अजायबगढ़ चले जाइए, यानी म्यूजियम में चले जाइए। ठीक है, म्यूजियम में शायद आपको रख ले। ठीक है, तो भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं, यानी म्यूजियम में कौन रखे जाने लगे हैं, आदमी लोग रखे जाने लगे हैं। यहाँ पे जब उसने बोला ना कि वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं, तो यहाँ पे व्यंग्य कसा है, व्यंग्य ताना मारा है कि जो लोग हैं अब वो क्या हो गए हैं, म्यूजियम में रखे जाने वाले बन चुके हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया, उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। अब सियार जो है क्या हो गया, चुप हो गया, बिल्कुल एक मिनट के लिए ध्यान मग्न में चला गया, यानी ध्यान करने लग गया, जिस तरीके से इंसान लोग करते हैं ना ध्यान, कुछ नहीं सुनते, आंखें बंद करके पूरा ध्यान में चले जाते हैं, ठीक उसी तरीके से वो ध्यान मग्न हो गया और उसने अपनी एक आंख बंद की और नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से क्या करा, दबाया और आकाश की तरफ एकटक नजरों से देखने लग गया। ऐसा लग रहा था उसको देख के मानो क्या कर रहा हो, वो विश्वात्मा से यानी कि भगवान से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, सुप्रीम पावर से क्या करने की कोशिश कर रहा हो, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर एकदम से बोला कि मैं अब सब समझ गया मालिक, अगर ऐसा हो कि जब पंचायत हो, जब क्या हो, चुनाव का समय हो और पंचायत में अगर भेड़िया जाति जो है जीत जाए, उसकी मेजॉरिटी हो जाए, उसकी बहुमत हो जाए, तो आप लोग जीत जाओगे, फिर तो आप लोगों के द्वारा कानून बनेगा, भेड़ों की बात फिर कौन सुनेगा, तो आपकी बहुमत अगर हो जाए, मेजॉरिटी हो जाए, तो आप लोग जीत जाओगे। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहा कि आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है, यानी 10%, और भेड़ों तथा अन्य छोटे पशु 90% यानी 90%। भला वे हमें कोई को चुनेंगे, अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है क्या, मगर हाँ
ऐसा हो सकता है तो क्या बात थी। तो यहाँ पे भेड़िया चिढ़कर बोला, जब उसने बोला ना सियार ने कि अगर आपकी बहुमत हो जाए भेड़िया जाति की तो फिर तो आप ही लोग जीत जाओगे, तो वो चिढ़कर बोला कि कैसी आसमानी बातें कर रहे हो तुम, कैसी बेख्याली बातें कर रहे हो, सपनों वाली बातें कर रहे हो। हमारी जो जाति की फीसदी है वो सिर्फ 10% है, हमारी जो मेजोरिटी है वो तो 10% है, हम तो माइनॉरिटी में है। और जो भेड़े हैं और बाकी जो छोटे छोटे अन्य पशु है, सिर्फ भेड़े ही तो सिर्फ शाकाहारी नहीं है ना, तो बाकी भी तो और जानवर है छोटे मोटे जो कि शाकाहारी है ना। तो वो सब कुल मिला के 90% हो गए। तो यानी कि हमारा जो जाति है वो तो बहुत कम है, तो हम कैसे बहुमत में आ सकते हैं। और भला ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि जो जिंदगी है वो अपने आप को मौत के हवाले कर दे, है ना। ये जो लोग हैं 90% के जो लोग हैं, ये लोग हमारी बात को माने, हमें वोट दे और हमारे हिसाब से नियम कानून बनवाए, ऐसा भी तो नहीं होगा, है ना। कौन कोई चाहेगा कि भाई अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दे। हम लोग क्या है, हम भाई मांसाहारी, हम तो उनको मार के खाएंगे, है ना, तो हम तो मौत है उनके लिए। और वो लोग क्या है, जिंदगी, तो जिंदगी कभी हमारे मौत के हवाले थोड़ी करती है अपने आप को। तो ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छा होता। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। सियार क्या बोला कि आप परेशान मत होइए, खिन्न मत होइए माने परेशान मत होइए, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं एक ऐसी प्लानिंग बनाऊंगा, एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। मगर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, जैसा मैं कहूँ, जैसा करने को कहूँ वैसा ही आपको करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। तो यहाँ तो भेड़िया बहुत ज़्यादा परेशानी में था, बहुत ज़्यादा मुसीबत में था, तो अब उसको तो सियार की बात माननी ही पड़ेगी। होता है ना, गधे को अपना बाप बनाना पड़ता है मुसीबत में, तो ठीक वैसा ही था। उसे सियार को अपना गुरु मानना पड़ा और वो जो जैसा कहेगा, जैसा बोलेगा वैसा उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सबसे खूंखार कौन है, भेड़िया। सियार के आगे भेड़िया सबसे खूंखार है, लेकिन अब वो खूंखार तो है लेकिन मुसीबत में भी तो है, तो इस वजह से उसे गधे को क्या बनाना पड़ा, यानी सियार को क्या बनाना पड़ा, अपना गुरु बनाना पड़ा। अब क्या होता है आगे देखो। अब वहां से वो चले गए, ठीक है, एक दिन का समय उसने मांगा है सियार ने। अब अगले दिन देखो क्या होता है। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। कितने सियारों को, 3 सियारों को। यहाँ से कहानी ध्यान से सुनना, ठीक है। 3 सियारों को अपने साथ लेकर आया। उसमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। ठीक। भेड़िए ने शंका की। भेड़िया सोचा कि ये क्या करेंगे, मगर इनकी बात मानेगा कौन। ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। जो सियार लोग होते हैं ना, वो छल कपट के लिए ही माने जाते हैं, हमेशा धोखा देते हैं। ठीक है, तो वो कहता है भेड़िया कि इनकी बात मानेगा कौन, ये तो हमेशा से पहले से ही बदनाम है, तो इनकी बात कौन ही मान लेगा। तो ये जो तुम कह रहे हो कि मेरे चुनाव में प्रचार करेंगे मेरा, ये कैसे करेंगे, इनकी बात ही कौन मानेगा भला। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। तो यहाँ पे फिर से व्यंग्य कसा है यहाँ पे हमारे लेखक ने कि क्या, कि अपना हुलिया, अपना वेशभूषा बदलने से तो आदमी बदल जाता है, तो ये तो फिर भी सियार है, इनको तो रंग दिया मैंने। यहाँ पे जो राजनेता है ना, उन पे करारा व्यंग्य किया है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब क्या हुआ, जो बूढ़ा सियार था उसने भेड़िए का रूप बदल दिया, जो भेड़िया था उसका भी रूप बदल दिया। 3 सियारों को जो साथ में लेके आया था उसका तो रूप बदल ही दिया था, रंग करके बहरूपिया बना दिया। और साथ में जो भेड़िया था इसका भी रूप क्या किया, मस्तक पर यानी कि सर पर एक तिलक लगा दिया। ठीक है, जैसे कितना अच्छा हो, कितना ज़्यादा संत हो वो। और गले में कंठी पहना दी और मुंह में थोड़े बहुत घास के तिनके दे दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना, यानी कि मतलब उसका शिकार मत कर लेना, उसे मार मत डालना। ठीक। और यहाँ सियार ने भेड़िए को 3 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा। उससे कहा कि 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी हम जीत पाएंगे।
और वो 3 बातें क्या है? सबसे पहली बात ये है कि आपको अपनी आंखों को ऊपर की तरफ नहीं करना, हमेशा आंखें नीचे ज़मीन की तरफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों से आपकी जो हिंसा है वो झलकती है कि आप कितने ज़्यादा क्रूर हो, तो आपकी जो हिंसा है वो दिखाई देती है आपकी आंखों से। तो आपको अपनी आंखें हमेशा ज़मीन की तरफ रखनी है और आपको कुछ भी नहीं बोलना, मुंह बंद रखना है बिल्कुल, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी हमारी। और वहाँ पे बहुत सारी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वहाँ लालच आ जाए और आप उसे तोड़ मड़ोड़ के खा जाओ, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, वरना हमारी पोल खुल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हिंसक आंखों को नीचे ज़मीन की तरफ रखना है, कुछ भी नहीं बोलना और अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? ठीक है, तो भेड़िए ने पूछा सियार से कि भाई तुमने मुझे तो बहरूपिया बना दिया, ठीक है, मेरा रूप तुमने बदल दिया, संत बना दिया मुझे, और मुझे 3 नियम भी बता दिए जिसको मुझे मानना है। चलो मैंने तो ये काम कर दिया, सभी ने मुझे देखा, लेकिन फिर इन सियारों का क्या काम? ये जो तुम बहरूपिये सियारों को लेके आए हो, 3 रंगे हुए सियारों को, ये क्या काम करेंगे मेरा? ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है। ये नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा वाला धर्मगुरु। बस अब चलिए। ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि हरा सियार किस काम का है, पीला सियार और नीला सियार, ठीक है। देखो जो पीला सियार है ना वो बड़ा ही विद्वान है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, विचारक है मतलब सोचता है, और कवि भी है, लेखक भी है, तो बहुत ज़्यादा विद्वान है भाई, ज्ञानी व्यक्ति है। नीला वाला क्या है भाई? नेता और पत्रकार, नेता है और पत्रकार, पत्रकार मीन्स रिपोर्टर, ठीक है। और हरा वाला क्या है भाई? धर्मगुरु, हमेशा ईश्वर की आराधना करता रहता है। तो बस ये लोग इतने अच्छे अच्छे लोग हमारी टीम में हैं, तो बस अब चलिए। ज़रा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों डॉट 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 डॉट, मतलब ये तीनों तो क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा छल कपट के लिए बदनाम है, माने जाते हैं, बहुत ही बुरे लोग हैं, है ना। तो वो भेड़िया जो है क्या करता है, सियार को रोकता हुआ बोलता है कि ये जो कवि, लेखक, नेता तुम कह रहे हो, विचारक कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये सियार तो भाई बहुत ही बेकार है, मतलब बदनाम है, छल कपट के लिए जाने जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई भी विश्वास कर लेगा तुम्हारी बातों में? बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत करिए। यानी सच्चे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे तो ये बिल्कुल भी नहीं है। किसने कहा ये अच्छे हैं? बस इन्होंने अपना रूप बदला हुआ है, अपना वेश बदला हुआ है। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरतापूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। तो भाई कौन कहाँ चल रहा था? तो सबसे आगे बूढ़ा सियार चल रहा था, उसके पीछे रंगे हुए सियार थे, और रंगे सियारों के बीच में कौन था? भेड़िया था, ठीक है। जैसे ये मान लो सियार जा रहा है, और यहाँ पे वो 3 थे ना सियार लोग जिनको रंग कर दिया था, तो उसके बीच में ये जो भेड़िया है वो चल रहा था। समझ आया? आगे देखते हैं। और यहाँ पे बताया हुआ है कि उसके गले में क्या थी? कंठी थी, मस्तक पे तिलक था, और मुख में घास के तिनके। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था, विनय की मूर्ति, जैसे कुछ जानता ही ना हो। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। तो एक जगह जहाँ पर सहस्त्रों यानी मीन्स हजारों हजारों भेड़ें जो है क्या थी? इकट्ठी हुई, खड़ी हुई थी। क्यों खड़ी हुई थी? क्योंकि सियार ने पहले ही इस चीज़ की चर्चा फैला दी थी पूरे जंगल प्रदेश में कि भाई एक संत आने वाले हैं, उनके दर्शन के लिए आप सभी इकट्ठे हो जाना, ठीक है। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। तो ये जो बूढ़ा सियार था ना, ये क्या था भाई? भेड़िए की जय बोल रहा था, ठीक है। और भेड़ों के बीच में ही जो सियार लोग थे ना रंगे हुए, वो बैठे हुए थे, और वो लोग क्या कर रहे थे? वहीं से उनके बीच में से जय ध्वनि गा रहे थे भेड़िए की। भेड़ों ने देखा तो वह बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। भेड़ों ने जैसे ही देखा ना भेड़िए को, तो बोला, अरे भागो भागो, ये तो हमें मार डालेगा, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। ये आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं।
उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है, सो झुका ही है। परंतु वे शेष जीवन मीन्स जो बचा कुचा जीवन है उनका आपकी सेवा में तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया था, तो भेड़िए संत ने उसे दांत से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िए संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्योष्टि क्रिया की। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करे, उन्हें अपना भाई समझे। बोलो सब मिलकर संत भेड़िए जी की जय। तो इस तरीके से सियार ने, जो बूढ़ा सियार था, उसने क्या किया, भेड़िए की पूरी क्या की, जय बोली, उसके बारे में अच्छे अच्छे गुणगान किए। ऐसे गुणगान जो कि बिल्कुल ही गलत है, ढोंग है, मिथ्ये है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। उन चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बताया भेड़ों के सामने। और यहाँ पे जो उसने बोला ना कि एक मासूम सा, आज की ही बात है, एक मासूम सा भेड़ था, भेड़ का बच्चा, उसके पाँव में कांटा लग गया था, तो भेड़िए संत ने उसे दांतों से निकालने की कोशिश की। तो ये और भी ज़्यादा झूठ है। ऐसा हो सकता है कि उसने उसे मार के ही खा लिया हो, है ना। तो भाई यहाँ बिल्कुल झूठ मूठ बोल दिया। फिर इसके अलावा जो वो बोल रहे हैं ना कि भेड़िए जो संत है, इनके आसपास, जो घर के आसपास हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं ना, वो इनके नहीं है, वो तो किसी और के हैं। वो तो कोई और है भेड़िए जो कि खा के चले गए और हड्डियां वहां फेंक कर चले गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अब इन हड्डियों को खाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, इन सबको दान कर देंगे। यानी वो इतने अच्छे हो चुके हैं। ये भी बिल्कुल गलत। ये हड्डियां जो इनके घर के आसपास हुई है वो भी इन्होंने ही खाकर की होंगी, है ना। और यहाँ पर जो झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये जो इतने सालों से जो जाति कष्ट सह रही थी, भेड़ों की जाति, शीप की जाति जो कष्ट सह रही थी, भेड़िए जो थे वो जाति जो है हमेशा इन पे अत्याचार करते थे, उस चीज़ से भेड़िया संत बहुत ज़्यादा कष्ट में है, इतना ज़्यादा लज्जित है कि उनका सर जो झुका है वो झुका ही है। तो ये भी बिल्कुल गलत। तो इस तरीके से मिथ्ये मिथ्ये सब कुछ बोल दिया। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे हैं। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। यानी कि वो क्या कर रहा है, जो भेड़िया है उसको जैसा संत बना के बैठाया रखा है सियार ने, वैसे ही बनकर वो बैठा हुआ है जैसे कुछ भी नहीं जानता हो। लेकिन क्या कर रहा है, बीच बीच में वो सामने जो इकट्ठी भेड़ों की झुंड है उसको देख रहा है और उनको देखकर ही उसके मन में लालच आ रहा है कि भाई अगर मुझे एक दो मिल जाते तो बस मेरे पेट पूजा हो जाती। तो भाई उस चीज़ से उसकी लार टपक रही है, इतना ज़्यादा वो तो है ही लालची। तो मतलब क्या है भाई, सियार ने उसे बोला हुआ है कि बिल्कुल भी अपनी हिंसक नज़रों से उनको मत देखना और ना ही किसी को खा जाना, है ना, नहीं तो हम नहीं फिर कुछ कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या कर रहा है, अपनी लार को गुटक जा रहा है। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से, आपके मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। सियार किस तरीके से देखो फिर से झूठ बोलता है कि देखो भाई और बहनों, में भेड़िया संत से तो खुद कहता कि वो अपने मुंह से आप लोगों के बारे में बात करे, प्रेम और दया का संदेश आप सभी को दे, परंतु ऐसा मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि उनका हृदय अब प्रेम से भर चुका है, वो गदगद हो चुके हैं और इतने ज़्यादा भाव में आ चुके हैं। भावातिरेक का मतलब होता है इतना ज़्यादा भाव आ चुका है उनमें कि उनका जो कंठ है ना वो सूख चुका है, मतलब अवरुद्ध, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, ठीक, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे, पहचाने भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। सदुपदेश यानी अच्छे उपदेश। ये पीला विचारक है, कवि है, लेखक है, नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार है, और हरे वाले धर्मगुरु है। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। तो इस तरीके से उसने, सियार ने, बूढ़े सियार ने पहले तो बोला कि भाई भेड़िए संत को मैं बोलता कि वो कुछ आप सभी को अच्छे उपदेश दे, लेकिन
वे इतने ज़्यादा प्रेम में आ चुके हैं, उनके अंदर इतने भाव आ चुके हैं कि वो उनका कंठ सूख चुका है, वो नहीं बोल पाएंगे, तो वे बोल नहीं सकते। फिर वो 3 रंगीन प्राणियों को दिखाते हुए कहता है कि आप इनको पहचानते हैं क्या? क्या आपने कहीं इनको देखा है? कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे? ये इस धरती के थोड़ी है, ये तो इस लोक के है ही नहीं, ये तो देवता है जो कि आपको सभी को सब सदुपदेश देने के लिए, अच्छे उपदेश देने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। और फिर उसने बताया कि भाई पीले वाले क्या है? भाई विचारक है, कवि है, लेखक है। नीले वाले स्वर्ग के पत्रकार है, नेता है। और नीले वाले क्या है? धर्मगुरु है। तो भाई कविराज आप कुछ स्वर्ग के संगीत सुनाए। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था, हुआ हुआ चिल्ला दिया। पीला वाला सियार क्या था भाई? कविराज, है ना। तो उसने पीले सियार से कहा, तो पीला सियार तो भाई सियार क्या करता है? भाई सियार का काम है हुआ हुआ चिल्लाना, तो इसके अलावा उसे कोई कविता थोड़ी आएगी, तो वो हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े, यानी जो बाकी के सियार थे वो सब भी क्या बोले? हुआ हुआ। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यह कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझ में आया आप लोगों के? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आए तो वह कवि काहे के? उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फुट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपके मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे ही वो बोलता है कविराज आप कुछ स्वर्ग के संगीत सुनाए, तो जो सियार था पीला सियार, उसे तो हुआ हुआ के अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो वो हुआ हुआ चिल्ला पड़ा। ठीक है, उसके पीछे पीछे बाकी के जो सियार थे वो भी हुआ हुआ चिल्ला पड़े। अब यहाँ बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना, क्योंकि भाई हुआ हुआ चिल्ला रहे हैं, तो बूढ़ा सियार बड़े ही चालाकी से ना इस बात को घुमा देता है। वो इशारा करता है अपनी आंखों से बाकी सियारों को कि तुम लोग चुप हो जाओ, और इस इशारे के बाद वो बड़ी चतुराई से सारी बात को संभालता है। वो कहता है कि ये लोग किसमें गीत गा रहे हैं? ये लोग कवि लोग हैं, ये कोरस में गीत गा रहे हैं। इनकी बात आपको क्या समझ आएगी? कैसे समझ आएगी? कवि की बात अगर समझ आ जाए किसी को तो वह कवि किस काम का फिर? ठीक है, तो वे जो कविता गाए हैं इन्होंने, तो उसमें से शाश्वत के स्वर फुट रहे हैं। यानी कि ये जिस तरीके से परमात्मा स्वर्ग में है, ठीक उसी तरीके से पृथ्वी में कौन है? भेड़िए। भेड़िए किसका रूप है? परमात्मा का रूप है। तो वो कह रहे हैं कि जो कवि है ना, पीले सियार जो कवि है, उन्होंने अपने गीत में क्या बताया है कि जिस प्रकार से स्वर्ग में परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, ठीक उसी तरीके से पृथ्वी पर भेड़िए है, यानी बहुत ही अच्छे। भेड़िए क्या है? महान है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, बहुत अच्छे है। तो इस तरीके से वो क्या करता है? भेड़िए की प्रशंसा करता है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चित हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई है, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वे भेड़िए, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाता और है, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे, इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िए की जय। तो इस तरीके से नीले सियार ने क्या किया? भेड़िए का प्रचार किया। ठीक है, कि वो तो बहुत ही शक्तिमान है, और तुम लोग क्या हो? तुम लोग कोमल हो, निर्बल हो, तुम लोग अपनी रक्षा खुद कैसे करोगे? तुम्हें अगर अपनी रक्षा करवानी है तो तुम्हारे को बलवान की ज़रूरत है, तो ये तो बलवान है, तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जो भेड़िए है वो तो बड़े ही बदनाम है। ठीक है, और ये बदनाम ऐसे है, फालतू में बदनाम है, खाता कोई और है और उनके घर के दरबार में हड्डियाँ कोई और फेंक के चला जाता है, तो व्यर्थ ही ये लोग बदनाम है। तो तुम लोग क्या करो? पंचायत में इन्हीं को जिताओ। ठीक है, और इससे क्या होगा फिर? इससे ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह उस लोक में सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी है, परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस तरीके से हरे रंग के सियार ने भी भेड़िए का प्रचार किया। इस तरीके से जो भेड़िए थे ना, उनका प्रचार किसने किया? सियारों ने। और जो भेड़े थी
जो मासूम मासूम भेड़ें थी उनका जो माइंड है ना उसको वॉश कर दिया, माइंड वॉश कर दिया जैसे बोलते हैं, तो माइंड वॉश कर दिया उनका इस तरीके से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को कहकर। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। तो भाई ये एक भेड़िए की कथा नहीं है, सभी भेड़ों की कथा है। इस प्रकार क्या हुआ, हर जगह भेड़ियों का प्रचार हो गया और भेड़ों को ये विश्वास आ गया कि जो भेड़िए है ना उनके अलावा उनका अच्छा शुभ चिंतक कोई भी नहीं है, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है उनके अलावा। ठीक है, वो बहुत अच्छे, बहुत महान है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। किसको चुना? भेड़ियों को चुना। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। ठीक है, पंचायत में भेड़ों के हित के लिए कौन गए? भेड़िए, यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव बन के गए। और फिर ये आगे जाके क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे और इनके द्वारा ही फिर नियम बनेंगे। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। सबसे पहला कानून क्या बनवाया गया? भेड़ियों ने क्या कानून बनाया? देखो, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम के स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो यहाँ पूरा एकदम से अच्छा खासा डिनर प्लान, मॉर्निंग प्लान, लंच प्लान पूरा अच्छे से भेड़ियों ने कर दिया अपना कि भाई भेड़ियों को सवेरे नाश्ते में क्या चाहिए? भेड़ों के मुलायम मुलायम बच्चे चाहिए, छोटे छोटे भेड़ चाहिए। दोपहर को पूरी एक भेड़ चाहिए क्योंकि भाई लंच कर रहे हैं। और शाम को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए थोड़ा कम ही वो खाएंगे तो इसलिए आधी ही भेड़ चलेगी उनकी। और रात के लिए फिर अलग सा एक भेड़ चाहिए होगा। तो दोस्तों यहीं पे आपकी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों ये पढ़ने के बाद और लास्ट में जो कंक्लूजन निकला, इससे आपको क्या समझ आता है? कि हमेशा इसी तरीके से होता आ रहा है। सरकार जब भी बनती है तो सरकार में होता क्या है, लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। जो नेतागण लोग हैं, उनके जो चापलूस लोग हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम तो ये बनाएंगे, हम तो ये करेंगे, आपके हित के बारे में सोचेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों का फिर माइंड वॉश हो जाता है, हम जो जनता है भोली भाली, उनका माइंड वॉश हो जाता है, तो फिर हम लोग उनको वोट दे देते हैं ये सोच के कि भाई ये हमारा भला करेंगे, इनके अलावा कोई और नहीं है जो कि हमारा भला करेगा, हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। ठीक, तो हम उनको वोट दे देते हैं और देने के बाद फिर क्या होता है? फिर हम ही लोग आखिर में जाके ठगे जाते हैं, हम ही को धोखा मिलता है। वो लोग ऐसे नियम कानून बनाते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है और हमारा नुकसान। तो यहाँ पे इस वन प्रदेश में जहाँ पे भेड़ें जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि भाई अब स्वर्ण युग आएगा, तो ये तो भाई स्वर्ण युग आया ही नहीं है ना, बल्कि एक और ऐसा नियम बन गया जिसमें भेड़ों को हमेशा क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मार डालना पड़ेगा। यानी भेड़िए के सामने क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पेश करना पड़ेगा एज अ भोजन। तो दोस्तों इस कहानी को लिखने का यही उद्देश्य था हमारे लेखक का कि वो हम सभी लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ हम बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो हमें अपना प्रतिनिधि बड़ा ही सोच समझ कर चुनना चाहिए। ऐसे ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं आ जाना चाहिए। और बल्कि ये कि भाई जब भी हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छे नियम कानून बनेंगे, हमारे हित के बारे में सोचा जाएगा, तो फिर बाद में जब हम उनको वोट देते हैं और वो लोग जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो वही लोग फिर हमें धोखा दे देते हैं। वो ऐसे नियम कानून बनाते हैं जो कि हमारे हित में होते ही नहीं है, उसमें हमारा ही नुकसान होता है और उनका फ़ायदा। तो इसी तरीके से सरकार होती है और उनके लोग होते हैं। तो दोस्तों हमें जब भी वोट देना है या जब भी हम अपना गवर्नमेंट चुन रहे हैं तो बड़ा ही सोच समझ कर हमें चुनना चाहिए। और अगर हम चुन भी लेते हैं दोस्तों, तो उसमें सरकार ज़्यादातर ऐसी ही होती है कि वो हमेशा लास्ट में हमें धोखा दे देती है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस पार्ट के इसमें कि हमें इस पार्ट में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों उसमें मेरे ही सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपने क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर जो है ना वो भेजे हैं, जो कि उन्होंने लिखे हैं अपने स्कूल में या ट्यूशन में या अपने आप से। तो उन्होंने अपने जो नोट्स हैं उनको भेजा है, तो वही मैंने आप सभी को सेंड किया है जिससे कि आप सभी की हेल्प हो सके। तो उन्होंने आपकी हेल्प की है, ठीक है, आप सभी को PDF भेज के, ठीक है। तो आपको जो भी है ना प्रश्न उत्तर वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने अपने प्रश्न उत्तर भेजे हैं और हम सभी की हेल्प की है। तो आप सभी क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
सो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।